अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास फैले लॉन्ग आइलैंड में एमिटीविल नाम का एक गांव पड़ता है। इस एमिटीविल नाम के गांव में ओशन एवेन्यू नाम की एक सड़क पर 112 नंबर का मकान बना हुआ है। ये मकान दुनिया के सबसे मशहूर मकानों में से एक है और इस मकान को दुनिया का सबसे हॉन्टेड मकान होने का खिताब प्राप्त है। इस मकान ने एक बार नहीं बल्कि दो बार पूरे अमेरिका को डरा कर रख दिया था और दोनों बार अलग अलग तरह से डराया था। इस मकान में घटने वाली घटनाओं के ऊपर दर्जनों फिल्में बन चुकी हैं, 50 टेलीविज़न फिल्में बन चुकी हैं, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, तमाम किताबें लिखी जा चुकी हैं और 50 लोग इसकी जांच कर चुके हैं। जांच करने वाले लोगों में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के अलावा यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्टूडेंट्स और प्रोफेसर तथा साइंटिस्ट आदि लोग शामिल हैं। ये मकान आज भी मौजूद है और इस मकान के एक दो नहीं बल्कि तमाम ऐसे अजीबोगरीब रहस्य हैं जो अभी तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है एमिटीविल हॉरर हाउस के पहले भाग डेफो फैमिली मर्डर्स की कहानी। कहानी शुरू होती है सन 1974 से। ओशन एवेन्यू पर बने इस 112 नंबर के मकान में एक परिवार रहा करता था। 43 साल का रोनाल्ड डेफो सीनियर इस परिवार का मुखिया था। रोनाल्ड डेफो सीनियर की पत्नी का नाम था लुइस और लुइस की उम्र भी इस समय 43 साल थी। इन दोनों के कुल 5 बच्चे थे। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम था रोनाल्ड डेफो जूनियर। रोनाल्ड डेफो जूनियर को बुच के नाम से भी जाना जाता था। बुच की उम्र इस समय 23 साल थी। बुच के बाद इनकी एक 18 साल की बेटी थी जिसका नाम था डॉन। फिर इनकी एक 13 साल की बेटी थी जिसका नाम था एलिसन और फिर 2 बेटे 12 साल का मार्क और 9 साल का जॉन। इस मकान से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक बार बना हुआ था जिसका नाम हेनरीज बार था। 13 नवंबर की शाम लगभग 6:30 बजे रोनाल्ड डेफो जूनियर यानी कि बुच बदहवास हालत में इस बार के अंदर पहुंचता है। ये बार के दरवाजे को खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इसने चिल्लाते हुए मदद मांगी और बताया कि किसी ने इसके माँ बाप का कत्ल कर दिया है। बार में जो लोग मौजूद थे इनमें बॉबी नाम का एक आदमी था। बॉबी मकान बनाने का काम करता था लेकिन इस समय इसके पास कोई काम नहीं था और ये खाली रहता था। ये बॉबी नाम का आदमी बुच का दोस्त था। तो बॉबी ने जैसे ही बुच को चिल्लाते हुए सुना, अपनी जगह से खड़ा हुआ और बुच की तरफ बढ़ा। बुच काफी ज्यादा रोने लगा था और ये नीचे अपने घुटनों के ऊपर गिर गया था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लोग सो नहीं रहे हैं? बॉबी ने बुच के नजदीक पहुंचकर पूछा। तो बुच ने रोते हुए बताया कि इसने ऊपर के फ्लोर में जाकर उन लोगों को देखा है। फिर इसके बाद बॉबी ने बुच को उठाया और बार से बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। बार का मालिक और 4 अन्य लोग भी इनके साथ हो गए। बुच यहाँ तक अपनी कार में पहुंचा था तो इन लोगों ने बुच को इसकी ही कार की पिछली सीट पर बिठाया और बाकी लोग भी इसमें सवार हो गए। बॉबी कार को चलाने लगा। अब बार से बुच के मकान की दूरी मात्र 400 मीटर ही थी। फिर भी बॉबी ने कार को इतनी तेजी से भगाया कि पीछे की सीट पर बैठे हुए कुछ लोगों ने बॉबी से धीरे चलने के लिए कहा। खैर, कुछ ही सेकंड में ये बुच के मकान के सामने जाकर पहुंच गए। बॉबी ने एकदम जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और ये गाड़ी से कूदकर मकान की तरफ भागा। गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने बॉबी को सावधान रहने के लिए कहा क्योंकि हो सकता था कि जो कातिल हैं वो अभी भी मकान के अंदर मौजूद हों। लेकिन बॉबी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मेन गेट अनलॉक था। ये दरवाजे को खोलकर मकान के अंदर दाखिल हो गया। मकान के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ डेफो फैमिली के कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई पड़ रही थी जो मकान के बाहर बंधा हुआ था और जोर जोर से भौंक रहा था। इसके अलावा मकान के अंदर और कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। बॉबी इस मकान में आया जाया करता था इसलिए इसे पता था कि मास्टर बेडरूम कहाँ पर है। ये सीढ़ियां चढ़कर मास्टर बेडरूम की तरफ भागा। बाकी के जो लोग थे वो भी बॉबी के पीछे हो लिए। मास्टर बेडरूम के अंदर अंधेरा था। जब बॉबी दरवाजे को खोलकर मास्टर बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ और इसने बिजली के स्विच को ऑन किया, तब फिर रोनाल्ड डेफो सीनियर और लुइस की लाशें इसको दिखाई पड़ी। रोनाल्ड की पीठ में गोली मारी गई थी जिसका बड़ा सा घाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। बेड पर तमाम खून था जो अब तक जमकर सूख चुका था। लुइस का घाव दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि इसने एक नारंगी रंग का कंबल ओढ़ रखा था, जैसे शाम की ठंड से बचने के लिए इसने ओढ़ा हो। इन दोनों की लाशें पेट के बल लेटी हुई थी और इनकी पीठ ऊपर की ओर थी। अब इस नज़ारे को देखकर बॉबी को मूर्छा आने लगी और 2 लोग इस बेचारे को सहारा देकर नीचे ले गए। फिर इसके बाद बाकी बचे हुए लोगों ने मकान के अन्य कमरों में जाकर देखना शुरू कर दिया। जब इन लोगों ने मकान के दूसरे कमरों में देखा तब इनको पता चला कि मात्र यही दोनों पति पत्नी नहीं हैं जिनकी जान गई है।
मास्टर बेडरूम के अपोजिट साइड में एक और बेडरूम था, जिसके अंदर दोनों लड़कों जॉन और मार्क की लाशें बिस्तर में पड़ी हुई थीं। ये दोनों भी पेट के बल लेटे हुए थे। इतना देखने के बाद जो बाकी के लोग बचे थे, इनकी भी हालत खराब होने लगी और इन लोगों ने नीचे जाकर 911 पर कॉल कर दिया। जब पुलिस आई और इस मकान के अंदर गई तो पुलिस को बुच की दोनों बहनों डॉन और एलिसन की लाशें भी मिल गईं। एलिसन की लाश सेकेंड फ्लोर के एक बेडरूम में मिली थी, जो दोनों लड़कों के बेडरूम के बगल में बना हुआ था, और डॉन की लाश थर्ड फ्लोर के एक बेडरूम में मिली थी। डॉन की लाश की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, इसकी पूरी खोपड़ी उड़ी हुई थी। खैर, पुलिस ने लाशों को यहाँ से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुच अभी भी काफी ज्यादा रो रहा था और इसकी हालत अब तक काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। बुच के अलावा इसके परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया था। यहाँ के जो पड़ोसी थे वो पुलिस के आने के बाद अपने मकानों से बाहर निकले, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। यहाँ के जो पड़ोसियों के मकान थे वो इस मकान के पास में ही थे। इस मकान के दोनों तरफ बिल्कुल नज़दीक में मकान बने हुए थे जिनमें लोग रहा करते थे, और इस मकान के सामने सड़क के उस पार भी मकान बने हुए थे। लेकिन पुलिस के आने तक इन पड़ोसियों को इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। खैर, ये बात आगे चलकर और भी ज़्यादा अजीब हो जाएगी। बहरहाल, पुलिस ने बुच को प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया था, क्योंकि पुलिस का मानना था कि जिन भी लोगों ने इसके परिवार के सभी लोगों का कत्ल किया है, वो लोग बुच का कत्ल भी कर सकते हैं। बुच को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां पर एक चारपाई के ऊपर इसने पूरी रात बिताई। अब ये जो परिवार था, डेफो परिवार, और इसका जो मुखिया था रोनाल्ड डेफो सीनियर, इसे बिग रॉनी के नाम से भी जाना जाता था। बिग रॉनी सन 1930 में पैदा हुआ था। इसकी पत्नी लुइस सन 1931 में पैदा हुई थी और इसके पिता का नाम माइकल था। माइकल के पास ठीक ठाक पैसा था और इसने लुइस को बड़े लाड प्यार से बड़ा किया था। कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया था कि लुइस ने कोई चीज मांगी हो और वो चीज माइकल ने लाकर इसे ना दी हो। कभी कभी तो ये होता कि एक चीज मांगने पर माइकल दो ले आता। जैसे लुइस ने रेडियो मांगा तो माइकल दो रेडियो ले आता कि एक रेडियो अचानक खराब हो जाए तो दूसरा इस्तेमाल में आता रहे। लुइस दिखने में काफी अच्छी थी और यह मॉडल बनने की कोशिश कर रही थी। रोनाल्ड भी अपने जवानी के दिनों में देखने में काफी अच्छा लगता था। इन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात होने के कुछ ही महीनों बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों की इस शादी से माइकल काफी नाराज हुआ और उसने इन दोनों से रिश्ता खत्म कर लिया। फिर 26 सितंबर 1951 को जब लुइस और रोनाल्ड का बेटा रोनाल्ड डेफो जूनियर यानी बुच पैदा हुआ, तब फिर इन लोगों के रिश्ते फिर से जुड़ गए। बुच धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन में बुच काफी ज्यादा मोटा था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसका शरीर ठीक हो गया। आने वाले सालों में बुच के और भाई बहन पैदा हुए और इसका परिवार बड़ा होता चला गया। फिर 1965 में ये लोग एमिटीविल में आकर रहने लगे। एमिटीविल का ये जो मकान था, ये लुइस के पिता माइकल ने ही खरीद कर इन लोगों को दिया था। एमिटीविल नदी के किनारे पर बना हुआ ये मकान काफी ज्यादा बड़ा मकान था। इसमें 6 बेडरूम थे, बड़ा सा ड्राइंग रूम था, बेसमेंट था, पूल था और बोट हाउस भी इस मकान में बना हुआ था। यहाँ आने के बाद डेफो परिवार ने इस मकान के बाहर एक बोर्ड टांगा जिसके ऊपर हाई होप्स यानी बुलंद उम्मीदें लिखा हुआ था। बाद में ये मकान हाई होप्स के नाम से ही जाना जाने लगा था। लुइस के पिता माइकल ने एक कार डीलरशिप खरीद कर रोनाल्ड को दे दी थी, जिसे चलाया करता था। बुच पढ़ने में ज़्यादा ठीक था नहीं और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद रोनाल्ड ने इसे अपनी ही कार डीलरशिप में नौकरी दे दी थी, जहां पर ये अपने पिता के साथ काम किया करता था। रोनाल्ड भी बुच को खर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे दिया करता था। बुच को अपनी नौकरी के पैसे तो मिलते ही थे, इसके अलावा भी जब कभी भी रोनाल्ड का दिल करता वो बुच के ऊपर पैसे लुटा दिया करता। बुच के लिए अक्सर तोहफे लाना रोनाल्ड की आदत थी। बुच जब कभी भी पैसा मांगता तो रोनाल्ड मांगे हुए पैसों से काफ़ी ज़्यादा पैसे बुच को दे दिया करता। बुच अपने दोनों छोटे भाइयों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और इसकी जो बड़ी बहन थी जिसका नाम डॉन था, उससे बुच सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इन दोनों का रिश्ता, डॉन और बुच का, इनका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा गहरा था। सन 1970 के आसपास रोनाल्ड सीनियर यानी बिग रॉनी की इच्छा हुई कि ये अपने परिवार की पेंटिंग्स बनवाए। तो इस काम के लिए लुइस के पिता माइकल ने $50,000 से भी ज़्यादा रोनाल्ड को दे दिए। इन पेंटिंग्स को बनने में पूरे 1 साल का वक्त लगा था। खैर, ये बड़ी बड़ी पेंटिंग्स तो अभी भी इस मकान में लगी हुई थी,
लेकिन इन पेंटिंग्स में बने ज्यादातर लोग दुनिया छोड़कर जा चुके थे। अकेला बुच ही जिंदा बचा था। यहाँ पुलिस स्टेशन में जब पुलिस ने बुच का बयान लिया तो इसने बताया कि घटना वाले दिन क्या हुआ था। घटना के पहले वाली रात यानी 12 नवंबर की रात को जाने क्यों बुच ठीक से सो नहीं पाया और ये सुबह जल्दी उठ गया। सुबह उठकर ये तैयार हुआ और कार डीलरशिप के लिए निकल गया। जब ये निकला तो घर में सब कुछ ठीक था। ये सुबह भी बिल्कुल एक आम सुबह की ही तरह थी। डीलरशिप पहुंचकर ये अपने काम में लग गया। इसका पिता रोनाल्ड सीनियर देर से काम पर आया करता था, लेकिन आज जब रोनाल्ड के आने का वक्त हुआ तो वो नहीं आया। काफी देर बीत गई और दोपहर हो गई, लेकिन फिर भी बिग्रॉनी आज डीलरशिप नहीं पहुंचा। तो बुच को थोड़ी चिंता हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोनाल्ड सीनियर की तबीयत खराब हो गई हो। ये सोचकर इसने अपने घर पर फोन मिलाया, लेकिन घर पर फोन नहीं उठा। इसने कई बार फोन मिलाया, घंटी जाती रही, लेकिन इसके घर की तरफ से फोन नहीं उठाया गया। अब ये अजीब बात थी, क्योंकि इसके घर पर इस समय 6 लोग फोन उठाने लायक मौजूद थे। खैर, इसने सोचा कि हो सकता है कि इसके परिवार के लोग कहीं पर घूमने या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए होंगे। यह सोचकर इसने फोन मिलाना बंद कर दिया और यह फिर से अपने काम में लग गया। बुच की आदत थी कि रोजाना काम से छूटने के बाद हेनरीज बार में जाया करता था। तो जब ये काम से छूटा तो हेनरीज बार में गया। वहां पर इसने कुछ वक्त बिताया और फिर शाम के लगभग 6 बजे ये अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब ये अपने घर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। इसने देखा कि मकान की कोई भी लाइट नहीं जल रही है और पूरा मकान अंधेरे में डूबा हुआ है। इसने फिर से वही सोचा कि इसके परिवार के लोग कहीं चले गए होंगे, लेकिन फिर इसने देखा कि रोनाल्ड सीनियर की कार यहीं मकान के बाहर खड़ी हुई है और इनके परिवार का कुत्ता भी मकान के बाहर बंधा हुआ था और भौंक रहा था। जब इसने मकान के दरवाजे को चेक किया तो मकान का दरवाजा अंदर से ही लॉक था। फिर इसने मकान के चारों तरफ घूमकर देखना शुरू किया। फिर इसको एक खिड़की खुली हुई मिल गई, जिससे मकान के अंदर दाखिल हुआ। मकान के अंदर पहुंचकर इसने लाइट जलाई। घर में कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। जब ये सीढ़ियां चढ़कर मास्टर बेडरूम में पहुंचा तो वहां पर इसने अपने माता पिता की लाशें देखी। इस चीज को देखकर इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और ये अपने घर से बाहर की तरफ भागा। घर से पागलों की तरह भागने के बाद ये हेनरीज बार पहुंचा और वहां पर जाकर इसने ये सारी बात चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताई। बुच ने अपना ये बयान दर्ज कराया था। जब पुलिस ने बुच से पूछा कि क्या तुमको किसी के ऊपर शक है, तो बुच ने एक नाम बताया और ये नाम था लुई फलीनी का। लुई फलीनी इसके परिवार का दोस्त था और लगभग 4 महीने पहले वो कुछ दिनों के लिए इसके घर पर रुका भी था। लुई फलीनी माफिया के लिए काम करता था और ये एक पेशेवर कातिल था। बुच ने बताया कि इसके घर के बेसमेंट में एक संदूक था जिसके अंदर हीरे और जवाहरात रखे हुए थे। उन्हीं को लूटने के लिए फलीनी ने इसके परिवार के लोगों का कत्ल किया था। तो पुलिस फलीनी के पीछे लग गई, क्योंकि ये जो भी कत्ल हुए थे ये माफिया स्टाइल में ही किए गए थे। घावों को देखने से ऐसा लग रहा था कि शॉटगन से गोली मारी गई है और शॉटगन यहाँ के माफिया का पसंदीदा हथियार था। पुलिस फलीनी को ढूंढ रही थी और ये तय किया गया था कि जब तक फलीनी मिल नहीं जाता तब तक सुरक्षा के लिहाज से बुच को यहीं पुलिस स्टेशन में ही रुकना पड़ेगा। लेकिन फिर पुलिस को पता चला कि फलीनी तो यहाँ पर है ही नहीं। पिछले कई दिनों से वो इस शहर में भी नहीं था, बल्कि यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था और इस बात के लिए फलीनी के पास पक्के गवाह थे। फिर 14 और 15 तारीख की रात को जॉन सिरवेल नाम का एक पुलिस वाला डेफो फैमिली के घर पर छानबीन कर रहा था कि कोई सुराग मिल जाए। रोनाल्ड डेफो के मास्टर बेडरूम को अच्छी तरह से देख लिया गया था, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला था। बुच के कमरे को सरसरी तौर पर चेक किया गया था, लेकिन इस 15 तारीख की रात के लगभग 2:30 बजे जब ये पुलिस वाला दोबारा बुच के कमरे में गया तो इसे यहाँ पर एक ऐसी चीज दिखाई पड़ी जिसने इसका ध्यान खींचा। इस कमरे में कार्डबोर्ड का एक आयताकार बक्सा रखा हुआ था जिसके ऊपर एक लेबल लगा था। ये लेबल बता रहा था कि ये किस चीज का बक्सा है। ये मर्लिन राइफल का बक्सा था, .35 कैलिबर की शॉटगन। सिर्फ बक्सा और गोलियां यहाँ पर थीं, बंदूक यहाँ पर नहीं थी। तो इस बक्से और गोलियों को देखकर पुलिस वाले को शक हुआ। यह इस मकान से निकला और सीधे पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में इसको पक्के तौर पर पता चल गया कि जिस बंदूक से कत्ल किए गए हैं वो वाकई में मर्लिन राइफल ही है। अब जब ये सुराग सामने आ गया
तो पुलिस को लगने लगा कि बुच शायद झूठ बोल रहा है। सुबह के 8:45 बुच को जगाया गया और इसको बताया गया कि इसे हिरासत में लिया जा रहा है। अब बुच हैरान था और ये बार बार फलीनी को ढूंढ कर लाने के लिए कह रहा था। खैर, पुलिस वालों ने दोबारा बुच से पूछताछ करना शुरू किया और इस बार बुच से एक सस्पेक्ट के तौर पर पूछताछ की जा रही थी। बुच ने फिर से वही कहानी बताई कि सुबह ये डीलरशिप के लिए निकल गया था और शायद दोपहर के वक्त ये सारे कत्ल हुए हैं। इस पर पूछताछ करने वाले पुलिस वाले ने बताया कि जितने भी लोग मारे गए थे उन सब ने रात में पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे। इसका मतलब है कि सबका कत्ल सुबह होने से पहले ही हुआ था। ये निश्चित है कि कत्ल रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में हुए हैं। उस वक्त तुम अपने घर पर ही मौजूद थे। जब पुलिस वाले ने यह कहा तो बुच कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर इसने एक और कहानी बताई। इसने बताया कि रात के 3:30 बजे के लगभग लुई फलीनी इसके घर पर आया था। उसने बुच को जगाया और इसकी कनपटी पर एक बंदूक रखी। फलीनी के साथ एक इंसान और था। फिर ये दोनों लोग बुच को अपने साथ लेकर हर कमरे में गए और इसकी आंखों के सामने उन्होंने इसके परिवार के हर सदस्य को मार डाला। तो अब पुलिस वाले ने कहा, जो पूछताछ कर रहा था उसने कहा कि अच्छा, लुइस फलीनी के साथ जो आदमी था उसका हुलिया बताओ। तो बुच उसका हुलिया नहीं बता पाया और अटक गया। तो अब पूछताछ करने वाले ने सख्त लहजे में कहा कि ये जो कुछ भी तुम बता रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और तुम झूठ बोल रहे हो। इस बात को सुनकर बुच एकदम से खामोश हो गया। इसने अपने हाथों में अपने सर को पकड़ लिया और ये बड़ी देर तक अपने सर को झुकाए खामोश बैठा रहा। जब इसने दोबारा अपना चेहरा ऊपर किया तो इसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए थे, जैसे एक बिल्कुल अलग ही इंसान बन गया हो। इसका चेहरा एक पेशेवर कातिल की तरह से सपाट हो गया था। बुच ने बताया, इसने कहा कि सब कुछ बहुत तेजी के साथ शुरू हुआ। एक बार जब इसने शुरू किया तो ये रुक नहीं पाया। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। बुच ने गुनाह कबूल कर लिया कि इसके परिवार के हर सदस्य को इसने ही मारा है। इस बार बुच ने जो कहानी बताई थी वो काफी ज्यादा अजीबोगरीब थी। बुच ने बताया कि इसके मकान पर एक काली ताकत का साया है। यह काली ताकत एक औरत की तरह से दिखने वाली डीमन यानी कि पिशाच है और इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। इसके चेहरे पर अंधेरा रहता है और इसके लंबे काले हाथ हैं। पिछले कई दिनों से या फिर कई महीनों से ये डीमन बुच के कानों में फुसफुसा रही थी और इसे इसके परिवार के खिलाफ भड़का रही थी। वारदात की तारीख को यानी 13 तारीख की सुबह 3:30 बजे बुच अपने कमरे में टेलीविजन पर एक फिल्म देख रहा था। उसी वक्त ये डीमन फिर से बुच के कानों में फुसफुसाने लगी। डीमन बुच से कह रही थी कि अपने पूरे परिवार को मार दो। बुच अपने होशो हवास में नहीं था। ये पूरी तरह से डीमन के कब्जे में चला गया था। फिर डीमन ने एक बंदूक लाकर बुच को दे दी। बुच को डीमन के काले हाथों में बंदूक रखी हुई दिखाई पड़ी। इसी वक्त बुच को सुनाई दिया कि इसके माता पिता यानी रोनाल्ड और लुइस इसके कमरे के बाहर मौजूद हैं और ये दोनों लोग बुच को जान से मार डालने की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद बुच को सुनाई दिया कि इसके परिवार के सभी लोग, इसके माता पिता, इसके भाई बहन, हर कोई इंसान बुच को जान से मार डालने की बात कर रहा है। डीमन फिर से बुच के कानों में फुसफुसाई कि वो लोग तुमको मारें उससे पहले ही जाकर उन लोगों को मार दो। तो फिर इसके बाद बुच ने बंदूक ले ली और ये हर कमरे में जाकर इन लोगों को मारने लगा। अब जब पूछताछ करने वालों ने इस कहानी को सुना तो उनके समझ में नहीं आया कि इस कहानी का आखिर क्या मतलब निकाला जाए। खैर, बुच ने बताया कि उसने बंदूक को घर के पीछे नदी में फेंका है। जब वहां पर जाकर ढूंढा गया तो बंदूक इनको मिल गई। अब बंदूक तो मिल गई थी, लेकिन इस केस में कुछ ऐसे सवाल थे जो अभी भी बने हुए थे। इस कत्ल की वारदात में कुल 9 गोलियां दागी गई थी और जिस बंदूक को इस्तेमाल किया गया था उसकी आवाज काफी ज्यादा तेज थी। तो सवाल ये था कि इन गोलियों की आवाजों को आखिर किसी भी पड़ोसी ने सुना क्यों नहीं। ये काफी घना बसा हुआ मोहल्ला था, घर काफी पास पास बने हुए थे और 3:30 बजे के लगभग सन्नाटा भी काफी रहता है। फिर भी एक भी पड़ोसी ने इन 9 गोलियों में से एक भी गोली की आवाज को आखिर कैसे नहीं सुना था। बाद में इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक प्रयोग के तौर पर इस शॉटगन को फायर किया गया था और यह पाया गया था कि इसकी आवाज
कम से कम 5 गली तक साफ साफ सुनाई पड़ती है। अब इसमें यह कहा जा सकता था कि इन लोगों को किसी और जगह पर मारा गया होगा और बाद में लाकर इनकी बॉडीज को यहाँ पर रखा गया होगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी लाश को हटाया नहीं गया था। जो लाश जिस जगह पर मौजूद थी उसी जगह पर उसकी जान गई थी। और इसमें दूसरा सवाल ये था कि जब ये गोलियां दागी जा रही थी तो आखिर इस परिवार का भी कोई सदस्य जगह क्यों नहीं। सेकंड फ्लोर पर 3 बेडरूम थे जिनमें 5 लोगों की जान गई थी। इनमें से 2 बेडरूम के बीच महज 10 फीट का फासला था और बाकी के 2 बेडरूम एक दूसरे से सटे हुए थे। तो जब बुच हर कमरे में जाकर गोलियां दाग रहा था तो परिवार का कोई सदस्य जगह क्यों नहीं, किसी ने विरोध क्यों नहीं किया और कोई चीखा क्यों नहीं। और इसमें तीसरा सवाल ये था कि इस परिवार के सभी लोग इस रात आखिर पेट के बल क्यों सो रहे थे। हर किसी की लाश पेट के बल सोते हुए ही मिली थी। ये सारे सवाल इस केस में बने रहे। किसी भी इन्वेस्टिगेटर के पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज को क्यों नहीं सुना और एक आदमी ने 5 लोगों को इस तरह कैसे मार डाला। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास तो इस बात का जवाब नहीं था, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस जगह पर किसी डीमन जैसी काली ताकत का प्रभाव होता है और जब ये काली ताकत ताकतवर हो जाती है तो जिस जगह पर इसका प्रभाव होता है उस जगह पर काली ऊर्जा का एक घेरा बन जाता है। इस घेरे के अंदर घटने वाली घटनाओं की आवाज इस घेरे के बाहर सुनाई नहीं पड़ती है। अब ये जो मकान था, इस मकान में तमाम धार्मिक मूर्तियां रखी हुई थी। जीसस क्राइस्ट की, मदर मैरी की और एंजल्स की दर्जनों मूर्तियां इस मकान के आसपास रखी हुई थी। इन सारी मूर्तियों को रोनाल्ड डेफो सीनियर ने ही घर के आसपास रखा था। जब पड़ोसियों को इन मूर्तियों का मकान के आसपास रखा जाना अजीब लगा तो उन्होंने रोनाल्ड डेफो सीनियर से इतनी सारी मूर्तियों को घर के आसपास रखने की वजह पूछी और रोनाल्ड डेफो सीनियर ने बताया। इसने कहा कि शैतान इसके पीछे पड़ा हुआ है और शैतान से बचने के लिए ही उसने इन सारी मूर्तियों को अपने घर के बाहर रखा हुआ है। ये बातें निकल रही थी कि रोनाल्ड डेफो सीनियर का मानना था कि शैतान ने इसके घर पर कब्जा कर रखा है। कत्ल के लगभग 6 महीने पहले चर्च में गया था, सेंट जोसेफ श्राइन में, और वहां पर इसने अपने घर को एक्सरसाइज करने यानी काली ताकतों से शुद्ध करने की रिक्वेस्ट भी करी थी। रोनाल्ड की रिक्वेस्ट पर घर को एक्सरसाइज भी किया गया था। बताया जाता है कि जब घर को एक्सरसाइज किया जा रहा था तो मोमबत्तियां अपने आप गिर गई थीं और मकान के खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे थे। हालांकि सेंट जोसेफ श्राइन ने बयान दिया है कि उनके पास ऐसे किसी एक्सरसिज्म का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस घर पर आदिवासियों का कोई सैकड़ों साल पुराना श्राप था, क्योंकि आदिवासी अपने दुश्मनों को पेट के बल दफन करते थे और इस घर के लोगों की लाशें भी पेट के बल लेटी हुई ही मिली थी। खैर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस बात का जो जवाब दे दिया था कि पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज को क्यों नहीं सुना, लेकिन इन सबको कैसे मारा गया था, इसका जवाब इन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं था। जांचकर्ताओं ने शुरुआती जांच में अंदाजा लगाया था कि इन सबको खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर दी गई होगी जिससे सब के सब बेहोश रहे और कत्ल के दौरान जगे नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से किसी के भी शरीर में कोई भी नशीला पदार्थ मौजूद नहीं था। बुच के ऊपर कोर्ट में हत्या का मुकदमा चल रहा था और इसने अपनी दिमागी हालत खराब होने का दावा भी किया था। इसने खुद को पागल साबित करने का प्रयास भी किया था, लेकिन इसे 6 लोगों की हत्या करने के लिए सजा दे दी गई थी। फिर कई सालों बाद सन 1986 में बुच ने एक और नई कहानी बताई। इसने बताया कि सारे कत्ल इसने अपनी 18 साल की बहन डॉन और डॉन के एक दोस्त के साथ मिलकर किए थे। इसने बताया कि डॉन का एक बॉयफ्रेंड था और डॉन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए फ्लोरिडा जाना चाहती थी, लेकिन इनका पिता रोनाल्ड डेफो सीनियर डॉन को फ्लोरिडा जाने नहीं दे रहा था। रोनाल्ड डेफो सीनियर एक बहुत ही कंट्रोलिंग स्वभाव का आदमी था और वो बचपन से ही बुच को भी कंट्रोल करता आया था। बुच ने बताया कि रोनाल्ड डेफो सीनियर और बुच का रिश्ता अजीब तरह का था। एक मिनट रोनाल्ड बुच को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता और अगले ही मिनट वो इसे उठाकर फेंक देता। रोनाल्ड बचपन से ही बुच को पीटता भी आया था और ये खाली बुच को ही नहीं पीटता था बल्कि अपनी पत्नी लुइस और अपनी बेटी डॉन को भी ये पीटा करता था।
फिर बड़े होने पर बुच ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये हेरोइन का नशा करने लगा था। डीलरशिप की नौकरी से जो भी पैसा मिलता था उसे नशा करने में उड़ा दिया करता था। बुच ने एक बार लूटपाट करने की कोशिश भी करी थी। जब बुच बड़ा हो गया था तब भी रोनाल्ड उसे पीटा करता था। इसी सब से तंग आकर एक बार बुच घर को छोड़कर चला भी गया था और रोनाल्ड कई दिनों तक बुच को ढूंढता रहा था और फिर इसे मनाकर घर वापस लाया था। रोनाल्ड की पत्नी लुइस भी एक बार घर छोड़कर चली गई थी और रोनाल्ड उससे भी मनाकर वापस लाया था। फिर एक दिन जब रोनाल्ड लुइस को यानी अपनी पत्नी को पीट रहा था तो बुच ने एक भरी हुई बंदूक उठाई और रोनाल्ड की तरफ तान दी। इसने घोड़ा भी दबाया लेकिन किसी वजह से गोली नहीं चली और रोनाल्ड बच गया। रोनाल्ड डेफो सीनियर को लगा कि एक चमत्कार है। फिर वारदात की सुबह लगभग 3:30 बजे बुच अपनी बहन डॉन और डॉन के दोस्त के साथ अपने घर के बेसमेंट में मौजूद था। ये तीनों के तीनों कई घंटों से नशा कर रहे थे और बुच को काफी ज्यादा नशा हो गया था। डॉन ने बुच को अपने माता पिता का कत्ल करने के लिए राजी कर दिया। उसने बुच को एक बंदूक दी और मास्टर बेडरूम में जाकर उन दोनों को मार देने के लिए कहा। डॉन का दोस्त भी बुच के साथ गया हुआ था। जब बुच ने दोनों को मार डाला तो डॉन का दोस्त यहाँ से भाग गया। बुच डॉन के दोस्त के पीछे गया कि उसे वापस लेकर आए और सफाई के काम में उससे मदद कराए। जब ये वापस लौट कर आया तो इसने देखा कि डॉन ने इसकी छोटी बहन और इसके दोनों छोटे भाइयों को भी मार दिया है, क्योंकि डॉन नहीं चाहती थी कि बच्चों को छोड़ा जाए, क्योंकि वो बाद में गवाह बन सकते थे। जब बुच ने इस चीज को देखा तो इसने अपनी बहन डॉन को भी मार डाला। एक पड़ोसी ने डॉन को सुबह के वक्त हाथों में काले दस्ताने पहने हुए मकान के पीछे नदी की तरफ जाते हुए देखा था। पड़ोसी के मुताबिक ये उस जगह पर बंदूक को छुपाने के लिए गई हुई थी। तो ये माना गया कि जिस डीमन के बारे में बुच ने बताया था वो डीमन असल में इसकी ही बहन डॉन थी, जो इसे कत्ल करने के लिए उकसाती रहती थी। और डॉन ने ही अपने दस्ताने पहने हाथों से वो बंदूक बुच को दी थी, जिसे बुच ने डीमन के काले हाथ बताया था। लेकिन एक बात इसमें यह भी सही नहीं लगती है कि बुच ने इसमें बताया था कि 2 बंदूकें इस्तेमाल करी गई थी, जबकि हकीकत ये थी कि एक ही बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। बुच ने बताया था कि जब ये डॉन के दोस्त के पीछे गया तो फिर डॉन ने दूसरी बंदूक से जाकर बच्चों को मारा, लेकिन इस कत्ल की पूरी वारदात में एक ही बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो कहानी इसने बताई थी ये इस बात का जवाब भी नहीं देती थी कि आखिर जब इसने अपने माता पिता को मारा तो गोलियां चलने के बाद भी बाकी के बच्चे आखिर जगे क्यों नहीं, वो सोते क्यों रहे। बाद में बुच ने एक इंटरव्यू दिया और इसने बताया कि इसे अपने दोनों छोटे भाइयों से काफी ज्यादा नफरत थी और इसने अपने दोनों छोटे भाइयों को लिटिल पिग्स यानी छोटे सुअर कहा था। खैर, इस केस के तीनों सवाल कि गोलियों की आवाज पड़ोसियों ने क्यों नहीं सुनी, कत्ल के वक्त कोई जगह क्यों नहीं, और सब के सब रात में पेट के बल लेटे हुए क्यों सो रहे थे, इस केस में अभी भी बने हुए हैं और इनका कोई भी जवाब सामने नहीं आ पाया है। सजा काटते हुए 21 मार्च सन 2021 को बुच की अज्ञात कारणों से मौत हो चुकी है। एक परिवार के ही आदमी ने, एक परिवार के ही बेटे ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। इस घटना को जिसने भी सुना वो डर गया। लेकिन ये कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। डेफो परिवार के कत्ल के लगभग 1 साल बाद 18 दिसंबर सन 1975 को एक और परिवार इस ओसन एवेन्यू के मकान में रहने के लिए आता है और इस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि इस मकान में मात्र 28 दिन रहने के बाद अपना सारा सामान छोड़कर यह परिवार आधी रात के वक्त इस मकान से भाग गया था। इस परिवार के साथ इस मकान में जो घटनाएं घटी थी उस पर एक हिट फिल्म बन चुकी है और एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखी जा चुकी है। अन्य भी तमाम फिल्में बन चुकी हैं और अन्य तमाम किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। एमिटीविल हॉरर के नाम से इस परिवार की कहानी मशहूर है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले मंगलवार एमिटीविल हॉरर के दूसरे भाग के साथ।